नमस्ते और उत्तर प्रदेश के काउंटडाउन में आपका स्वागत है। यहाँ 80 सीटें हैं और देश का सबसे बड़ा राज्य भी यही है। लेकिन यह सिर्फ चुनावी दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। और इस चुनाव में और हर चुनाव में ये बहुत अहम राज्य है। इसलिए हमने उत्तर प्रदेश के एक छोर से दूसरे छोर पर जाने का फैसला किया। हमने वाराणसी से शुरुआत की, जो फिर से एक निर्णायक सीट है। यह प्रधानमंत्री का चुनाव क्षेत्र है और हिंदू धर्म का दिल यानी गंगा घाट भी यहाँ पर है। मोदी 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 इस चुनाव में शायद बीजेपी आएगी। ठीक है, शायद। आप कहाँ से हैं? मैं तो बेंगलोर से आए हैं। अच्छा, आप क्या समझते कौन जीतेगा? बीजेपी। बीजेपी? हाँ। आप पिछले बार किसको दिया था? पिछली बार भी बीजेपी को दिया। बीजेपी जीतेगा। इस समय तो मोदी जा रहे हैं। फिर हम लखनऊ गए, जहाँ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी। पिछली बार आए थे, उससे काफी डेवलपमेंट दिख रहा है, तो योगी मोदी की सरकार आगे एक्सपेक्टेड है। चंद भक्तों का कहना है कि राम जी को मोदी इलेक्शन स्टंट लोग पहले बोलते थे, राम मंदिर के नाम पे कब तक आप वोट लीजिएगा, 370 के नाम पे कब तक। अब तो खत्म हो चुका है, वो तो पास हो चुका है, उसको तो सोचना ही नहीं है। जो तैयारियां करते हैं ना कि हमें सरकारी नौकरी ही चाहिए, खाली उनके लिए बेरोजगारी, बाकी लोग बेरोजगार नहीं। मुझे तो लोग ही नहीं मिल रहे काम करने के लिए। महंगाई तो बढ़ी रही है, लेकिन बेरोजगारी हद से ज्यादा। आजादी के समय से ही भ्रष्टाचार रहा है। नेहरू से लेकर बीजेपी, मायावती, अखिलेश यादव तक सभी में भ्रष्टाचार रहा है। किसे भी चुने, लेकिन समझदारी से चुनना होगा। इलेक्शन का जो हमारे राम गुलाए हैं वही सबसे आगे हैं, और कौन आगे होगा? मोदी जी के आने के बाद मुझे नहीं लगता जाति का कोई महत्व रखती है। लगता है कि डेवलपमेंट हो रहा है, बट मेरे को अपनी सिटी में कोई डेवलपमेंट नहीं लगता। बगल में कानपुर, आप जाके देख लो, आप जाते होगे, क्या हाल है, रोड के क्या हाल है, इंफ्रा क्या है, गंदगी तो फैला हुआ है और गंदा होता चला जाए। बेरोजगारी चरम पे। अब अंकल जी कह रहे हैं हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हमेशा से ऐसी थी, उसमें कोई फर्क पड़ा नहीं है। पढ़ने देखिए देश का विकास हो रहा है और दिखने में नजर आ रहा है कि कैसा विकास हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर मजबूत इस सरकार में, बस और कोई चीज नहीं है। व्यापारी तबका है उस एरिया का तो ठीक है, वो अपना बढ़ाते चले जा रहे हैं तो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबका है तो वो उस चीज को इतना जानते नहीं है, डिजिटल नहीं है वो। हम वहाँ से फिर अयोध्या गए ताकि खुद देख सकें कि वहाँ की भावनाएं कितनी मजबूत हैं और असल में ज़मीनी हालात कैसे हैं। बजाय दूसरों से सुनने के हमने खुद जायज़ा लेना ज़रूरी समझा। हमने वहाँ राम मंदिर की अद्भुत घटना का भी अनुभव किया। फिर हम आगरा गए, जहाँ मोहब्बत की निशानी के रूप में विख्यात खूबसूरत ताजमहल है। तो उत्तर प्रदेश के आर पार की यात्रा में हम जानना चाहते थे कि क्या हम ऐसे इलाकों में हैं जहाँ बीजेपी मजबूत है, या फिर वे इलाके जहां उनकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है, ताकि हमें एक संतुलित नमूना मिल सके। ये वह इलाके हैं जहां बीच में बीजेपी थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन उत्तर और दक्षिण की ओर बीजेपी और एनडीए काफ़ी मजबूत हैं। और जहां वे कमज़ोर हैं वहां वे कम मजबूत हैं, कमज़ोर नहीं हैं। हमने देखा है कि इस बार मतदान कम हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये गर्मी की वजह से है, लेकिन पिछले चुनाव 5 साल पहले भी इसी समय हुए थे और तब भी बहुत गर्मी थी। तो मतदान कम हुआ है। आम तौर पर कम मतदान किसकी मदद करता है? कई पूर्वोत्तर राज्यों में कम हुआ है। ये किसकी मदद करता है? पिछले 20 सालों का हमारा विश्लेषण दिखाता है कि कम मतदान वाली सीटें बीजेपी की मदद करती हैं, क्योंकि यह एक कैडर आधारित पार्टी है और वे अपने मतदाताओं को निकालने में सफल रहते हैं। लेकिन गैर कैडर आधारित पार्टियां यही आशा, प्रार्थना और इच्छा करती हैं कि उनके मतदाता और समर्थक स्वेच्छा से मतदान करें। तो दोहराव कम मतदान, क्या यह बीजेपी के लिए सकारात्मक संकेत है? देखिए, सिद्धांत तो यही कहता है, क्योंकि भाजपा के पास पन्ना प्रमुख होते हैं देश के हर हिस्से में या हर उस जगह जहां वे दमखम से लड़ते हैं। पन्ना प्रमुख यानी एक मोहल्ले की देखरेख करने वाला व्यक्ति जो लगातार संपर्क में रहता है, मतदान के दिन मतदाता को बाहर निकालना, मतदान केंद्र तक पहुंचाने में किसी भी तरह से मदद करता है। यही वोट हासिल करने का तरीका है। तो ये कुछ तरह के अनिवार्य वोट होते हैं, जबकि बाकी पार्टियों को उत्साह किसी घटना या किसी बड़े वक्ता के आने पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए दुनिया भर में कैडर आधारित पार्टियों का आधार मजबूत होता है। उन्हें बस थोड़ी सी सजावट की ज़रूरत होती है।
बाकी पार्टियों को सब कुछ मजबूत करना पड़ता है क्योंकि उनके पास वस्तुतः कोई कैडर नहीं होते हैं। अजय, उत्तर पश्चिम और पश्चिमी हिस्सों में कम मतदान को देखते हुए क्या आप अंदाज़ा लगा पा रहे हो कि किस तरह के मतदाता निकल कर आ रहे हैं? माना कि कोई भी डेटा पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं होता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये चुनाव बहुत भावनात्मक है या फिर सीधा साधा है? बहुत इमोशनल इलेक्शन नहीं कह सकते हैं कि इस बार उस तरीके का वेव नहीं दिख रहा है। दूसरा क्या है कि लोगों के अंदर जो पहले इलेक्शन में था एक तरीके का जो उत्साह था वो नहीं दिख रहा है। पहले फेज में जो इलेक्शन हुआ और जो वोटिंग परसेंटेज कम आया उस पर लेकर के लोगों ने 3-4 बातें कही हैं। ज़्यादातर लोग उदासीन थे और वो वोट करने नहीं गए। उनके पीछे अंदर अंदर वो वोकल तो नहीं हुए लेकिन वो जा कर के वोट नहीं कर पाए। अब आप देखिए कि ये जो सीट थी, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां फर्स्ट पेज हुआ वहां 20 सीट थी, सारे अलायंस थे, उसके बावजूद भी बीजेपी 13 सीट जीत गई थी पिछली बार। इस बार अगर देखा जाए तो इन 8 सीटों में लगता है कि वोटर कम निकला, इसलिए लोगों का ये मानना है कि बीजेपी का नुकसान होगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि वो वोट परसेंटेज किधर जाएगा ये देख के। आइए पिछले 5-6 चुनावों को देखते हैं। बीजेपी की क्या स्थिति रही है? अगर हम 2014 पर नज़र दौड़ाएं तो बीजेपी और एनडीए ने लोकसभा में 43% वोट हासिल किए थे। फिर 2017 में विधानसभा चुनावों के दौरान ये घटकर 41% हो गया था। ये इसलिए क्योंकि मोदी लोकसभा चुनावों के लिए अहम थे और उनकी अनुपस्थिति से वोट प्रतिशत में थोड़ा गिरावट आई थी। लेकिन 2019 में लोकसभा चुनावों में वोट प्रतिशत में 10% की बढ़ोतरी हुई और यह 51% पर पहुंच गया था। सभी इस ज़बरदस्त बढ़ोतरी को पुलवामा मोदी प्रभाव के नाम से जोड़ रहे हैं। हालांकि हम जानते हैं कि यह स्थायी नहीं रहा, क्योंकि 2022 के बाद के विधानसभा चुनावों में एनडीए का वोट प्रतिशत गिरकर 44% रह गया था, जो कि पुलवामा प्रभाव से पहले था। हमने पंचायत चुनावों को भी ट्रैक किया, जहां एनडीए ने 2019 की तरह अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। तो साफ है कि पुलवामा प्रभाव ख़त्म हो चुका है। अब लोग कह रहे हैं कि पुलवामा प्रभाव की जगह जाति ने ले ली है। अगर आप उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरणों को देखें तो वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा है, नौकरी मिलना महत्वपूर्ण है और कई और पहलू भी हैं, लेकिन जाति एक महत्वपूर्ण कारक है। उत्तर प्रदेश में जाति का बंटवारा कुछ इस तरह है। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी और एनडीए के लिए मतदान करने वाली जातियां उच्च जातियां थीं। सीमेन ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और बनिया थे, जिन्होंने 74% वोट प्रतिशत के साथ अगुवाई की थी। ओबीसी 71% थे। ईबीसी काफ़ी कम, लगभग 54% पर है। और दूसरी ओर महागठबंधन यानी एसपी और बीएसपी के लिए मतदान करने वाली जातियां यादव 65%, मुस्लिम 68% और जाटव 60% थे। तो यही पैटर्न है। अब अखिलेश यादव अपने आधार को व्यापक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मायावती अपने आधार को मजबूत करने में लगी हैं। तो दोराब, आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में जाति कितनी महत्वपूर्ण है और क्या ये सब कुछ पर हावी हो सकती है? मुझे लगता है कि जाति हमेशा से यूपी में एक महत्वपूर्ण कारक रही है, पर यह इकलौता कारक नहीं है। इसीलिए लोग अलग अलग जातियों में सीटें बांटते हैं। आप जाति को पूरी तरह से नकार भी नहीं सकते, पर राम मंदिर जैसे मुद्दे का भी बड़ा प्रभाव है और इस बार इस पर विचार करना ज़रूरी है। पर यह सीधा जाति संघर्ष नहीं है। जैसा आपने भी कहा, लोग अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव अब सिर्फ यादव उम्मीदवार के रूप में नहीं देखे जाना चाहते, वो अपना आधार बढ़ाना चाहते हैं और अन्य ओबीसी समूहों, एससी और एसटी समाज तक पहुंचना चाहते हैं। मुझे लगता है हर कोई अपने इसी आधार बढ़ा करने में लगा है, क्योंकि बीजेपी को इस किस्म के अधिकांश वोट बैंकों का समर्थन है। बाकी सब देख रहे हैं कि अगर वे भी ऐसा करें, क्योंकि वरना बीजेपी को हराने का कोई रास्ता नहीं है। जब हम अनुसूचित जातियों की बात करते हैं, जो भाजपा के सबसे बड़े समर्थक नहीं हैं, वे केवल उत्तर प्रदेश के दूर दराज के हिस्सों में उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में बिखरे हुए हैं। ये भाजपा के लिए शुभ है, क्योंकि इससे पूरा मध्य क्षेत्र वोटों के लिए खुला रहता है। अजय, आपको क्या लगता है कि ये चुनाव केवल जाति समीकरण से होंगे या रोजगार, नौकरियां जैसे अन्य कारक भी मायने रखते हैं?
कास्ट ज्यादा दिख रहा है। बीजेपी अपने अलायंस को, कास्ट अलायंस को बहुत माने रख रही है इतना काम करने के बाद भी। उसे लगता है कि यूपी में कास्ट बैरियर से ही हम कास्ट से ही हम चुनाव को जीत सकते हैं, और इसीलिए उसने सारे चुनावों को जोड़ा। और अखिलेश ने उन चीज़ों को उतना अच्छे से नहीं जोड़ पाया था। ये एक बड़ा फैक्टर है, कास्ट ज़्यादा है, नौकरी, बेरोजगारी और ये चीज़ें पीछे हैं जो चीज़ें। जब हम अनुसूचित जातियों की बात करते हैं, जो भाजपा के सबसे बड़े समर्थक नहीं हैं, वे केवल उत्तर प्रदेश के दूर दराज के हिस्सों में उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में बिखरे हुए हैं। ये भाजपा के लिए शुभ है, क्योंकि इससे पूरा मध्य क्षेत्र वोटों के लिए खुला रहता है। अजय, आपको क्या लगता है कि ये चुनाव केवल जाति समीकरण से होंगे या रोजगार, नौकरियां जैसे अन्य कारक भी मायने रखते हैं? चलो खेतों और गांवों से उन आवाज़ों को सुनते हैं जो बताएंगी कि जाति का महत्व क्या है। किसी भी सरकार में कुछ लाभ मिला आपको? हमें कुछ नहीं मिला। काऊ सरकार, मायावती, मुलायम, न काऊ मिला, न कांग्रेस, कहीं में लाभ नहीं। तो फिर जब नहीं मिला, बीजेपी में भी नहीं मिला, तो फिर बीजेपी को वोट क्यों देंगे? समुदाय राष्ट्रीय मुद्दा जो विकास अच्छा करेगा, जी हाँ, जो विकास को आगे लेके जाएगा, मुद्दा है। जो शिक्षा को आगे लेके जाए, स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, सही, बिल्कुल ठीक। तो विकास के लिए कौन अच्छा है, मोदी या अखिलेश? यूपी का विकास यहाँ से तो अखिलेश ही है। अखिलेश आगे, आप भी सोचते हैं अखिलेश थोड़ी आगे कि मोदी? हाँ, यहाँ पे तो अखिलेश ही है आगे। तो जैसे मान लो क्षेत्रीय नेता है तो कुछ असर उनको ज्यादा है। अब अखिलेश अपने जिला के अपने जिला के तास देता अखिलेश को। यहाँ की सीटें पे तो सपा की है, लेकिन देश में तो मोदी की है। मोदी की है। हाँ, तो हम तो यादव है। यादव है। तो आपका वोट किसको दे रहे हैं आज इस बार? अब यहाँ तो वोट सब डिम्पल कोई मिले। क्यों मोदी का घर है? मोदी या डिम्पल में क्या फर्क है? हर एक से कोई मतलब नहीं है। हमारी घर की राजनीति यहाँ पे रहे तो हम अपने आदमी को जिताएंगे, वो भी जीतेंगे। पिछले भी चुनाव में 3 लाख से ऊपर जीते थे। गरीब आदमी तो हर चीज की उम्मीद लेके ही वोट देता है कि हाँ मुझे कुछ मिलेगा या हमें कोई इनसे लाभ है, जरूरत है। भाई अखिलेश का लाएगा तो अखिलेश चलेगा, भाई दूसरे के घर में थोड़ी ना चला सकते अपन जाके। तो चुनाव में कुछ का हवा है कि अब जाता बड़े बड़े जने जाने, हम लोग का जने अरे तो वोट तो दिए जाते हैं, तो वोट तो मिले। वोट यहाँ किसके दिया जाते? अब सबाई हमारे तो पूरा गांव इकट्ठे होती हैं जा सबरी सब एक साथ। तो अब चलिए देखते हैं समाजवादी पार्टी का क्या हाल है। अखिलेश और डिम्पल का चुनाव में प्रदर्शन कैसा रहा, इसे जानते हैं। पिछले 4-5 चुनावों में ट्रेंड क्या रहा है। अगर आप 2014 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में उनका वोट प्रतिशत 22% था। उसके बाद के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने 22% वोट हासिल किए, यानी उस समय विधानसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन बेहतर नहीं हुआ। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में वह 22% से गिरकर 18% पर आ गए थे। यह तब हुआ जब वे मायावती के साथ गठबंधन में थे। हम यह जांचेंगे कि क्या वह गठबंधन कामयाब रहा या नहीं, और अब जब वे अलग हो गए हैं तो क्या यह दोनों पार्टियों के लिए बेहतर है या बदतर। दिलचस्प बात यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत 18 से बढ़कर 32% हो गया था, यानी 14% की वृद्धि हुई थी। वास्तव में ये 2019 में हमने जिस बीजेपी की वृद्धि की बात की थी उससे भी बड़ी बढ़ोतरी है। और जब हम 2023 के पंचायत चुनावों को देखते हैं तो उनका प्रदर्शन 2019 की तुलना में उतना अच्छा नहीं था, थोड़ा सा ही कम हुआ था। इसे बेहतर समझने के लिए हमने अखिलेश यादव से उनकी रणनीति के बारे में पूछा। उनके जवाबों से साफ था कि उनकी रणनीति वास्तव में उन जातियों की संख्या को बढ़ाने की कोशिश करना था जो उन्हें समर्थन देती है, जैसा कि दोराब अभी कह रहे थे। सुनिए कि उनकी नई रणनीति क्या है और इस चुनाव में उनके लिए महत्वपूर्ण 3 अक्षर PDA क्या मतलब है। समाजवादी पार्टी के लोग उस आंदोलन में रहे कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को PDA, हाँ, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, अल्पसंख्यक, क्रिश्चियन या जो भी सिख अल्पसंख्यक में, और आदिवासी, और A फॉर आदि आबादी। तो इनके PDA, तो इनके हक, इनके सम्मान की बात बहुत पुरानी लड़ाई है, उसको हम लोग लड़ करके इस ग्रुप को बड़ा कर रहे हैं।
तो पीडीए के सामने एनडीए घबराया हुआ है, पीडीए के सामने एनडीए की दम निकल रही है और उनके पास जवाब नहीं है। अगर हम उनसे पूछें कि पिछले 10 साल में अगर वाइस चांसलर्स का अपॉइंटमेंट है तो पीडीए कितने हैं उसमें, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जो वाइस चांसलर ने अपॉइंटमेंट किया जिन लोगों को, वो कहाँ हैं। और उत्तर प्रदेश जहाँ से प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री उनके दूसरी बार चुने गए हैं, 10 साल दिल्ली के, 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार के, और मैं उनसे पूछूं कि जो नौकरियां कहाँ हैं नौजवानों की, और वो नौकरियां इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि नौकरी अगर सरकारी देंगे तो उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। ये एनडीए के लोग वो लोग हैं जो आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए हमें पीडीए के समाज को साथ जोड़ करके उनकी बात करने के लिए हमने ये स्ट्रेटजी के तहत इंडिया गठबंधन में हमारी रणनीति का हिस्सा है पीडीए। अल्पसंख्यक, छोटे समूह सब आपको छोड़ गए हैं, ऐसा क्यों हुआ? आपने उन्हें अपने गठबंधन में जगह क्यों नहीं दी? बीजेपी इस समय सबसे कमज़ोर है और सबसे कमजोरी स्थिति में है। अगर कमज़ोर न होती तो क्या समाजवादी पार्टी के साथ जो दल थे उनको तोड़ते? जिन दलों की भाषा ऐसी थी कि कोई सुन नहीं सकता, बीजेपी के लोग स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि उन्हें वोट की राजनीति करनी है इसलिए अपमान सह कर हुए और जो कुछ उनको बुरा भला कहा उसको सहन करके भी उन दलों को लेने। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे कमज़ोर स्थिति में है, तभी समाजवादी पार्टी के साथ के अलायंस तोड़ रहे हैं। मान लीजिए आरएलडी को तोड़ा उन्होंने, आरएलडी ने क्या नहीं कहा उनके लिए या उन्होंने क्या नहीं कहा आरएलडी के लिए, तो वो इसलिए लिया कि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के से मुकाबला नहीं कर सकता। राष्ट्रीय चुनाव में राज्य के चुनाव की तुलना में आपको लगता है क्या कि आपकी स्थिति बेहतर है या खराब है? इस समय मैं समझता हूँ जो इंडिया अलायंस बना है, कांग्रेस पार्टी का मैं साथ लेकर के आगे बढ़ा हूँ, इस समय सबसे मजबूत दिखाई दे रहा है। और अगर सच्चाई माने बीजेपी हार चुकी है, जो हार जाता है वो ही खिसिया जाता है, गुस्सा करता है। तो अभी जो गुस्सा की जा रही है वो बीजेपी की तरफ, उनकी भाषा देखिए। 10 साल के बाद 10 पेपर लीक हुए यूपी के, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं 10 पेपर जो लीक हुए हैं, जिन बच्चों का भविष्य अंधकार में गया है, ऐसे 60 लाख बच्चे हैं और मैं 60 लाख बच्चों के परिवार के 3 सदस्य मानूं, माँ बाप को जोड़ करके, तो अगर ये गणित ठीक बैठता है तो 60 लाख 60 लाख मल्टीप्लाई बाई 3 becomes 1 करोड़ 80 लाख और 1 करोड़ 80 लाख इज डिवाइडेड बाई 80 लोकसभा, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया बीजेपी का। दूसरा, हमारे क्षत्रिय समाज के लोग निकल पड़े बीजेपी के खिलाफ और समाज के लोग दूसरी जगह पर निकल पड़े हैं सरकार के खिलाफ। तो अगर उनका भी वोट हम जोड़ दें तो लाखों वोट एक लोकसभा में कम हुआ है। इसकी भरपाई बीजेपी कैसे करेगी? इसीलिए आपने देखा होगा उनके भाषणों में न रोजगार की बात है, न कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट जो यूपी में हो उसकी बात है, न महंगाई कम करने का कोई तरीका है। जो अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात आई, उसने तो इनका बैंड बजा दिया है। जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड थे, बैंड बज गया है और इतने बीजेपी के लोग घबराए हैं कि अगर उनसे पूछ लें इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में तो वो इलेक्ट्रोड ढूंढते हैं। हमने जब यूपी के इस पश्चिमी हिस्से में लोगों से बात की तो पता चला कि कानून और व्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। खासकर महिलाओं के लिए कानून और व्यवस्था को बहुत अहम मुद्दा है और उनके मुताबिक इसमें निश्चित रूप से सुधार हुआ है। मुझे मोदी सरकार की वजह से फायदे हो रहे हैं। अखिलेश सरकार के दौरान मुश्किल होती थी, रात को चलना और सड्डीएचक पार करना कठिन था, पर अब कोई समस्या नहीं। हम जहां भी हों आसानी से यात्रा कर सकते हैं, चाहे रिश्तेदारों के घर से ही क्यों ना कहीं जाना हो। कहीं भाजपा आ गया। क्यों आप भाजपा को अच्छा लगता है? क्यों? गुंडागर्दी नहीं है इसमें सर। अच्छा, हाँ, गुंडागर्दी कम हो गया। गुंडागर्दी कम है, यही चीज ज्यादा आ गई है।
ना बहुत लोग रोड पे लूट लेते या पीट देते, ये काम नहीं हो रहा है अब। सबसे बढ़िया यही शांति है। आर्थिक स्थिति कैसी है आज बढ़िया बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है। रात में मवेशी खुल जाती, खेत में गड्ढा उठ जाते, ये कुछ नहीं हो रहा अब, बिल्कुल शांति है। आपका कोई शिकायत है? नहीं, कोई नहीं है। अरे बढ़िया। अभी तो मोदी है हाल फिलहाल में। क्यों? मुद्दा क्या है? अच्छा काम करता है इसलिए वो आगे बढ़ता है। जो अच्छा काम करेगा वो अच्छा फल पाएगा, कोई भी हो। अच्छा काम कौन सा अच्छा काम? क्या क्या एक दो बताइए। जो सरकार के लिए, जो किसानों के लिए सुविधा करेगा उसके लिए तो फायदा होगा ना। फसल में आगे बेचेगा जो हर चीज, जो इसीलिए तो होगा। वैसा भी कोई डर नहीं है, मारपीट पीट का भी कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है। अच्छा, अब हम बीएसपी की बात करते हैं। इसका क्या हाल है? काफ़ी तेज़ी से गिरावट आ रही है। क्या ये गिरावट अस्थायी है या बीएसपी फिर से उछाल मारेगी? क्या मायावती में अभी भी चुनावी जोश है? देखिए, ऐसा लग रहा था। सन 2014 में मायावती और बीएसपी को 20% वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव में उनके नंबर बढ़े। स्थानीय चुनाव में उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनावों से बेहतर किया, 20% से बढ़कर 22% हो गए। फिर 2019 में एसपी की तरह इतना मत नहीं गिरा, उनका 22% से गिरकर 19% हो गया था। लेकिन फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी वाकई में बुरी तरह पिछड़ गई, गिरकर 13% पर आ गई थी। तो 22% की ऊंचाई से 10 साल में गिरकर 13% हो गई। हाल ही में पंचायत चुनावों में भी कोई सुधार नहीं हुआ, वहाँ भी करीब 13% रहा। तो हमने मायावती के भतीजे से पूछा, जो अब बीएसपी का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनका नाम आकाश आनंद है, बीएसपी के साथ क्या हो रहा है और उनकी रणनीति क्या है? हमारी रणनीति सरल है। जो तरीके हमने साल 2007 से 2012 की सरकार के दौरान अपनाए थे, हम उन्हें ही पूरे भारत में दोहरा रहे हैं। हम वही मॉडल जो बहन जी ने अपनाया था, उसे जनता तक ला रहे हैं। जिस तरह से राजनीतिक परिदृश्य पिछले 10 सालों में बदला है, उसे देखते हुए यहाँ तक कि नए मतदाता भी समझ चुके हैं कि घोषणा पत्र सिर्फ दलों की मार्केटिंग की चाल है, जिनका असल में कोई क्रियान्वयन नहीं होता है। इसलिए हम एक परखी हुई और आजमाई हुई विधि के साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि ये मतदाता भी समझें कि इस समय हम देश को चलाने के लिए बेहतर विकल्प क्या हैं। आपका मुख्य विरोधी कौन है? आप मुख्य रूप से किससे लड़ रहे हैं, बीजेपी से या एसपी से? चूंकि आप मुख्यतः यूपी केंद्रित पार्टी हैं, तो आपकी मुख्य लड़ाई किससे है? हम मुख्य रूप से यूपी वाले नहीं हैं। हाँ, यूपी में संसद के मामले में हमें खूब सफलता मिली है, लेकिन हमारा वोट शेयर पूरे देश में फैला हुआ है। लेकिन आप तो यूपी में सबसे बड़े हैं ना? हम यूपी में सबसे बड़े हैं, पर हमें लगता है कि हमने तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी मुद्दे उठाए हैं। तो आपका मुख्य विरोधी कौन है? दूसरों से थोड़ा ज़्यादा आपके विरोध में कौन है? मुझे पता है आप कहेंगे दोनों, पर थोड़ा ज़्यादा कौन है? हमारे मतदाता और जिन समुदायों का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके हित में हम लोगों के साथ हैं, बजाय इसके कि कौन बेहतर है, ये सही है या वो गलत। इन लड़ाइयों में पड़े हमें तो कोई भी पार्टी सरकार चलाने लायक नहीं लगती। तो दौरब लोगों से बात करके जो आम भावना मिली वो ये है कि मायावती में पहले जैसी ऊर्जा और जोश नहीं है। क्या ये सच है? मुझे लगता है कि यह एक उचित धारणा है। इसके अलावा उसके पास अब उतने पैसे नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे। ये मत भूलो, वे 15-20 साल पहले सत्ता से बाहर हो गई थीं, तो बिना वित्तीय सहायता के किसी संगठन को चलाना मुश्किल होता है। दूसरी पंक्ति के नेतृत्व की कमी भी एक मुद्दा है, जिसे अब वह खड़ा करने की कोशिश कर रही है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात है, और एक व्यक्ति के लिए लगातार कई सालों तक पार्टी को चलाना बहुत मुश्किल है। वे थोड़ी थकान महसूस कर रही हैं। मेरे ख्याल से ये एक तथ्य है। तो अजय, बीएसपी का वोट प्रतिशत इतना क्यों गिर गया है? 2022 में 22% से सीधा 13% पर आ गए, और पंचायत चुनावों में भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। क्या हुआ? क्या उन्होंने हार मान ली है? क्या वे वापसी कर पाएंगी? 13% पर आना उनके लिए बड़ी चिंता की बात है। देखिए, मायावती का जो वोट परसेंटेज गिरा,
तो इस बार मायावती जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने लीडरशिप को डेवलप करना चाहती है, क्योंकि मायावती के पास एक चैलेंज है। चैलेंज ये आ रहा है कि वो उसका नेक्स्ट सक्सेसर कौन होगा। तो आकाश आनंद को वो प्रोड्यूस कर रही है, और अगर वोट उस तरीके से सेंध अगर उसका लग रहा है तो सेंध में अगर उसकी वोटिंग परसेंटेज इस इलेक्शन में भी अगर कम हुई तो वो जानती है कि फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इस बार का जो एक स्लोगन है उसका कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। तो इट मीन्स कि उसे कहीं लगता है कि अपने वोटर को ये बताना है कि हाथी निशान होगा। इसके पहले उसने एसपी से अलायंस किया था, तो बहुत जगह पर उसके बैलेट पेपर में जो ईवीएम है उसमें हाथी निशान नहीं था। इस बार वो हर जगह लड़ रही है तो हाथी निशान है, तो उसका वोटर वहां जाएगा, यानी सर्वाइव करना चाहती है। तो आखिर क्या बड़ा बदलाव आया है साल 17 के विधानसभा चुनावों में, जहां बीएसपी और कांग्रेस ने थोड़ा बेहतर किया था, लेकिन 5 साल बाद साल 23 के चुनावों में उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा। यही हुआ है। बीएसपी और कांग्रेस के वोट में उन 5 सालों में 14% की गिरावट आई है। और वे वोट कहाँ गए? उस 14% में से 10% वोट समाजवादी पार्टी को गए, 3% बीजेपी को और 1% अन्य को। बीएसपी कांग्रेस के वोटों में यह 14% की गिरावट ने समाजवादी पार्टी की बहुत मदद की है। क्या साल 23 में बीएसपी के साथ गठबंधन न करना समझदारी भरा फैसला था? खैर, आंकड़े यह दिखाते हैं कि यह एक अच्छा निर्णय था, क्योंकि जब वे गठबंधन में थे तो यह हुआ था। वोटों के बदलाव और हस्तांतरण में समस्या थी। बीएसपी के मतदाता समाजवादी पार्टी की ओर नहीं मुद्दे। असल में जहां समाजवादी उम्मीदवार खड़े थे और बीएसपी का समर्थन था, वहां समर्थन बहुत कमज़ोर था। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों से 4% की दूरी बन गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के मतदाताओं बीएसपी की ओर रुख किया था। अगर आप बीएसपी के उम्मीदवारों को देखें, जाहिर है फिर से समाजवादी पार्टी के समर्थन से वहाँ कोई बदलाव नहीं था, सिर्फ बहुत ही मामूली यानी 0.3% की दूरी थी। मायावती आम तौर पर अपने मतदाताओं को जिस दिशा में चाहती हैं उस ओर मोड़ने में सक्षम रही हैं, जबकि बाकी दल काफ़ी कमज़ोर हैं। उनका अपने आधार पर मजबूत पकड़ रही है। साफ है कि वह इस बार सफल नहीं हो पाई, वो वोट ट्रांसफ़र नहीं कर पाई। बड़ी अजीब बात है, कहना पड़ेगा। मेरे लिए इस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा हुआ है। तो या तो उनके मतदाताओं में पर्याप्त उत्साह नहीं रहा, या फिर मतदाता बस बदल नहीं। बता पाना मुश्किल है। बस सुनते हैं कि यादव और जाटव क्या कह रहे हैं। इस बार तो शायद जाटव भी समाजवादी पार्टी को वोट दे सकते हैं। हमने मैदान में तो यही सुना है। फील्ड जो रैदास बोलते हैं उधर साइड में रैदास बोलते हैं। अच्छा, हाँ, इधर जाटव बोलते हैं। तो जाटव किसके लिए वोट दे रहे हैं इस बार? उन्हीं को देते, हम तो अखिलेश को देते हैं। अखिलेश? हाँ। मायावती को नहीं? नहीं। क्यों? अब यहाँ पर हम सब लोगों ने, हमारा ही गढ़ है वो। अखिलेश की गवर्नमेंट थी, उसमें बहुत आराम था। यानी सिर्फ यादव को नौकरी मिलती थी? नहीं, सभी को एक समान, कोई ऊंचा नीचा नहीं देखते थे किसी को। वो आज भी देख रहे सबको एक समान। यहाँ कोई नौकरियाँ, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। क्या है, गुजरात में फैक्ट्री थी वो भी बंद हो गई। आदमी भूखने मर रहा है यहाँ। क्या करे आदमी? जो जनता के लिए करेगा उसी के लिए सपोर्ट है सब जनता है। अगर आपको जनाज मिलता है, गैस मिलती है, इससे क्या हो जाएगा? गैस सिलेंडर 700 रुपए का था, कहाँ 1000 का पहुँच गया। 11 से सिलेंडर चाहते वालों 11 से सब्सिडी साहब पहले आती, अब वो बंद हो गई। वो भी बंद, बिल्कुल बना, कहानी खत्म हुई। डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गया? 100 रुपए पे। महंगाई है, कबर तोड़ देते आदमी। सरकार साहब कोई फायदा नहीं। डीजल तो पूरे देश पे है ना। वो भी देश में नौकरियां भी चाहिए और सुविधा चाहिए, फुल सुविधाएं। स्कूल ये देखो, स्कूल की मट्टी छटी फिर रही। स्कूल अच्छे है यहाँ? वहाँ स्कूल क्या है, स्कूल ही बंद करवा दिए, प्राइवेट स्कूल भी बंद करवा दिए। फायदा का बच्चा नाव लिखबो जानते नहीं और पेपर हम पास कर दे जात, तो ऐसी पढ़ाई फायदा का है भाई? फायदा का है, नाम लिखबो नहीं जानते। किसान और लड़का पढ़े न जाए, गरीब पढ़ न जाए, जो कौन नौकरी मांगने लगे। मोदी की यही योजना है। जो इनके रक्षक हैं, रक्षक इन्हें देंगे वोट। अखिलेश यादव उनकी बहू यहाँ से खड़ी है ना। अब ये पता नहीं, भी खड़ी हैं। जाटव सब दे रहा हूँ, साकल में यहाँ कोई। यहाँ तो देखो, यहाँ तो डिम्पल की है। हाँ, यहाँ तो डिम्पल की है, यहाँ तो सपा का है। देखो यहाँ तो एक सीट से क्या होता है, यहाँ तो सपा को है। अब इस खेल के चौथे खिलाड़ी कांग्रेस पार्टी पर नजर डालते हैं। सच में यह पार्टी बहुत गंभीर गिरावट में चली गई है।
पिछले 5-10 साल का रुझान देखिए। साल 2014 में इसे महज 6% वोट मिले थे, जो बहुत कम है। लेकिन फिर विधानसभा चुनाव में यह 8% तक गया। 2019 के लोकसभा चुनावों में यह फिर से 6% पर वापस आ गया। अब 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस गिरकर महज 2% पर आ गई है। यह बेहद खराब है। पार्टी सिमटती और फीकी पड़ती जा रही है। पंचायत चुनावों में भी इसने अच्छा नहीं किया। अगर आप बीजेपी को देखें तो स्वतंत्रता के बाद से इसकी तरक्की कांग्रेस के पतन के बिल्कुल विपरीत है। बीजेपी को अपनी तरक्की के लिए कांग्रेस का धन्यवाद करना चाहिए और कांग्रेस 2% तक गिर गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियां और बेहतर कर रही हैं, यानी बीएसपी और एसपी, जिनका आधार मुख्यतः उत्तर प्रदेश में है। तो बीजेपी कांग्रेस के पतन से उठी और क्षेत्रीय पार्टियां समाजवादी पार्टी और बीएसपी समय के साथ लगातार बढ़ती गई हैं। तो अजय, क्या कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो गई है या यह सिर्फ एक अस्थायी गिरावट है? उत्तर प्रदेश में उनका नेतृत्व है या अभी भी खोज रहे हैं? स्टिल सर्चिंग। कांग्रेस जो है वो आप एकदम से फिनिश नहीं कह सकते। जिस स्टेज पे थी उसी स्टेज पे है। अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, थोड़ा यंग है, थोड़ा वो फाइट करता है। देखने वाली बात ये होगी कि इन्होंने जो गठबंधन किया है, उस गठबंधन से समाजवादी पार्टी के लोग कांग्रेस को के जो कैंडिडेट खड़े हैं उसमें कितना वो सपोर्ट करते हैं, कितना उनका वोट उस पर जाता है। लेकिन आप कहिए कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ अपना सांस लेना चाहती है, थोड़ा सा सर्वाइव, क्योंकि एकदम फिनिश नहीं है। उसकी पोजीशन जो है ना वो बहुत अच्छी फिलहाल नहीं नजर आ रहा। इस चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश में जिन 2 बड़े मुद्दों की हर कोई चर्चा कर रहा है वे अयोध्या और मोदी कारक हैं। तो हमने वाराणसी के घाटों का दौरा किया, जो प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है। बीजेपी था इस बार भी। मैं भी बीजेपी। हवा तो इस बीजेपी की है। बीजेपी को दिया है। आगे भी उनको ही दूंगा। क्यों उनको क्यों देने? क्योंकि वो साधक है अपने लिए नहीं, जनता के लिए सब कुछ करता है। तो जो जनता के लिए भला सोचता है तो उनका भला तो हमें भी सोचना चाहिए ना, बस इतना ही। मोदी। बट यहाँ डेवलपमेंट काफ़ी हो रखी है। मतलब मैं यहाँ पे 2019 में आया था, तो उसके बाद से मैंने यहाँ देखा कि काफ़ी लॉट हैज़ बीन इम्प्रूव, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ का जो स्ट्रक्चर्स हैं, एम्यूनिटीज़ हैं, काफ़ी इम्प्रूव। मोदी सर मोदी बीजेपी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं बीजेपी आगे चल? बिल्कुल सर, उसके अलावा कोई जीत ही नहीं सकता, किसी के हिम्मत नहीं है। मैं हमेशा बीजेपी का सपोर्टर हूँ। जो आदमी काम अच्छा करता है मैं उन्हीं को वोट देता हूँ। खुशी मिला है हमेशा, मंदिर मस्जिद सब कुछ मिला है, और हमें महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई तो हम कल अगर 30 रुपये खरीद लिए, आज 32 रुपये खरीद लेंगे, 34 रुपये खरीद लेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें 70 रुपये के दारू पी के यहाँ 3 बार पीते हैं, 70 रुपये का दारू पी करके 4 बार पी लेते हैं। मतलब कमा लेते हैं? हाँ, आराम से। तो मैं उतना मैं कर दूंगा, लेकिन हमेशा सपोर्ट मोदी। जितना जेंटिंग पेंटिंग बोर्ड एक कलर का जितना सरकार बनवाया है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार करवाया। अच्छा किया तब तो जनता नाम ले रहा है, पूरे भारत के लोग आ रहे हैं दर्शन करने। वो भी बोल रहे हैं कि बहुत मस्त काम कर रहा है। सरकार तो उसका 100% रहेगा, पूरी बहुमत के साथ आएगा, वो हिला देगा पूरा जनता को। बीजेपी के प्रति साफ तौर पर भारी समर्थन था, पर कुछ मुद्दे और शिकायतें भी थीं। इस इलेक्शन में कौन आगे चल रहा? आगे सही है, नहीं बोलेंगे हम, नहीं बोलेंगे। सही बात मत बोलो, नहीं मोदी अंदर कर देगा, नहीं बोलेगा मोदी अंदर कर देगा। अभी केजरीवाल को किया, हमको भी कर देगा ना, ये बोल देना मोदी भी अंदर कर देगा हमको। हम सही बोलेगा मोदी अंदर कर देगा, तब बोलिए, जवाब दीजिए मेरे बात का आप। हम सही बोलेगा अंदर कर देगा तब। ठीक है मोदी, कोई बात नहीं। अरे वो सब काम करना है, खाना है। जाएंगे बनारस 10 में से है। हाँ, मेरा देखो जल रहा तो मैं बोल रहा हूँ। अरे अच्छा चुप रहा, बात नहीं मानता मैं। हम लोग क्या जाने भैया, क्या चलेगा, जाने कोई बता नहीं। मार देगा तब, बंद कर देगा तो कौन देखेगा? बंद कर देगा ले जाकर अंदर, तब वो दिखाएंगे नहीं। आप मीडिया में दिखाओगे? चुप रहा बे, मतलब वो मीडिया दिखाएंगे प्रचार में। 100 बार बोला कर थे। नहीं भैया, मेरा दुकान मकान सब तोड़ दिए, बनाने के लिए हुआ कहे थे बना कर देंगे। गरीब लोग गरीबी हटाने को गरीबी को मुआ दे रहे हैं। हम लोग का कुछ नहीं है, घर मकान सब चला गया। क्यों, क्या हुआ?
तोड़ दिए, कोई वहाँ बना के देंगे 30 लाख रुपया मांग रहे, कहाँ से 30 लाख रुपया ला के दें? गरीब 10 रुपए का डब्बा बेचते हैं, कहाँ से ला के दें? 200 दुकानदार हम लोग, कुछ भी नहीं हुआ, मुआवजा मिला ना कुछ, नवीन दुकान कुछ नहीं मिला, पहले अलग से चल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ब्रिटिश जमाने का था, ब्रिटिश जमाने का दुकान हुआ था, वहाँ से तोड़ के यहाँ दिए, यहाँ बना करके बोले वहाँ जाओ, अब वहाँ यहाँ तोड़ दिए, मुआवजा न कुछ मुकदमा चल रहा, वो भी बर्खास्त कर दिए। वहाँ जाओ अंडरग्राउंड में, सब जगह बात। 200 दुकानदार में से 200 दुकानदार में 2000 परिवार हो गए। किसी तरह घर गृहस्थी बाल बच्चे चलाए, क्या करे, कौन जीतेगा कौन हारेगा? खत्म हो गया। थोड़ा सा आवाज उठाए बंद कर दीजिए। अभी आ जाएंगे नगर निगम वाले लेके भागना पड़ेगा। अगर लेके नहीं भागेंगे उठा के सामान जब्त कर लेंगे, जुर्माना अलग से कर देंगे। हाल रोजगार खत्म, परिवार भी चला नहीं पा रहे हम लोग। अभी सड़क पे लगा के हम लोग बैठे हुए हैं, अब उसमें जाने के लिए हम लोग को पैसा इकट्ठा चाहिए तब लोग करेंगे, इतना पैसा हम लोग लाएंगे कहाँ से? हम वाराणसी में BHU कैंपस के पास एक कैफ़े में गए और वहाँ के छात्रों से बात की। सभी IIT और BHU के टॉप लेवल के छात्र जो टेक में रुचि रखते हैं, हमने उनसे राजनीति पर उनके विचारों और देश की स्थिति को लेकर उनकी चिंताओं या खुशियों के बारे में चर्चा की। धार्मिक नफरत और जातिवाद काफी है और बढ़ रहा है, जो मुझे पसंद नहीं है। किसी भी समूह का ठप्पा लगाना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार अगर कुछ समुदायों के लिए काम कर रही है तो ठीक है, पर लोगों पर जबरन विचारधारा नहीं थोपनी चाहिए। मेरे हिसाब से बीजेपी के खिलाफ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो देश की जिम्मेदारी संभाल सके। मैं अभी राहुल गांधी को वोट नहीं दूंगा। मुझे नहीं लगता कि वह अच्छे नेता बन सकते हैं। मुझे लगता है कि राम मंदिर ही अब बीजेपी के समर्थन की मुख्य वजह है। राम मंदिर? हाँ, ज्यादातर एनडीए। हाँ। क्यों? इंस्टाग्राम के चलन और सनातन धर्म मोदी जी ने खूब मदद की। मेरे ज्यादातर दोस्त हिंदू हैं, इसलिए हम मोदी का समर्थन करते हैं। इस देश की तरक्की की रफ्तार और यहाँ की राष्ट्रवाद की लहर, हमारी संस्कृति में बढ़ती दिलचस्पी से मैं बहुत प्रेरित हूँ। मेरे हिसाब से हम देश के युवा होकर इस सरकार को पसंद करेंगे। मैंने विकास और उन्नति देखी है। मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, इंडिया को वोट दूंगा। वे हर चीज में अच्छे हैं। बीजेपी काफी विभाजनकारी है। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो रोजगार की उम्मीद बढ़ेगी। सरकारी क्षेत्रों में ठीक से रिक्तियां नहीं हैं, वे रिक्तियां नहीं निकाल रहे। पर कांग्रेस के घोषणा पत्र में वे कहते हैं कि वे लोगों को 30 लाख नौकरियां देंगे। उनके इतिहास को देखते हुए उन्होंने काफी बेहतर काम किया है। लोगों को चुनावों को लेकर गंभीर होना चाहिए, बजाय कि विभिन्न मंचों पर इन चीजों को बेकार में उछालें। यह विचारधारा या राजनीतिक परिदृश्य की बात नहीं है, यह जनता की बात है। तो फिर हमने सोचा कि दूसरी तरफ की कहानी क्या है, क्या वो बड़ी है, नहीं है, पुलवामा जैसी है या अयोध्या जैसी, कितनी बड़ी है? हमने सोचा सच्चाई जानने के लिए अयोध्या जाकर देखें कि वहाँ के हालात कैसे हैं। तो दोराब, आप अयोध्या गए थे, वैसा था जैसा आपने सोचा था? वहाँ उत्साह ज़्यादा था, कम था? आपको कैसा लगा? ये ध्यान में रखना होगा कि जो लोग अयोध्या आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें अयोध्या जाना है। वे समर्पित लोग हैं। वहाँ लोगों में गजब की धार्मिक उत्सुकता देखने को मिलती है। जैसा कि आप उम्मीद करेंगे, ये एक बड़ा मंदिर है और फैज़ाबाद व अयोध्या की आबादी काफ़ी कम है। यहाँ आने वाले लोगों की भीड़ से वे अभिभूत हैं और लोग सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक हर वक्त लगातार लोगों की कतार लगी रहती है। वहाँ उत्साह अपार है, इसमें कोई शक नहीं। पर ये मत भूलिए, वे सभी उत्तर प्रदेश से नहीं हैं, सभी एक ही क्षेत्र से नहीं हैं, पर उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से उत्साह है। अब इस उत्साह का चुनावी फ़ायदा कितना हो सकता है, पुलवामा जितना बड़ा मुझे नहीं लगता, पर जाहिर है फ़ायदा है क्योंकि ये वर्षों से बन रहा है। अयोध्या अभी शुरू नहीं हुआ, ये 20 या 30 साल से बन रहा है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो दौरब। वहाँ आने वाले लोग सामान्य नमूना नहीं होते, वे ख़ास चुने हुए लोग होते हैं। कुछ तो हज़ारों मील का सफ़र तय करके सिर्फ अयोध्या आने के लिए आते हैं। वे बहुत समर्पित लोग होते हैं और स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश की बाकी आबादी के जैसे नहीं होते। और सच में, अगर आप अयोध्या के खूबसूरत लता मंगेशकर चौराहे पर जाओगे तो आप और भी समर्पित गैर सामान्य नमूने पाएंगे। उनकी बातें सुनो। सर, एक ही नाम है, जय श्री राम, जय श्री राम। और क्या कर सकते हैं बताओ? यहाँ सर, यहाँ तो राम में है सर। अब नाम लेना जरूरी है तो बता दो, नाम भी ले लेंगे। नाम ले लीजिए। नाम है मोदी जी हमारे। पूरे देश में अब बस एक ही लहर है और वो मोदी लहर है। बिल्कुल,
मोदी का समर्थन करेंगे, बिल्कुल, बस मोदी जी। लेकिन मोदी जी क्यों? मोदी जी आप देख रहे हैं ना, इतना विकास हो रहा है। अच्छा, सारा ही विकास ही हो रहा है, डेवलपमेंट इतना कर रहे हैं वो, तो नेचुरल सी है कि अब ऐसा है कि सिर्फ मोदी, ओनली मोदी, किसी पार्टी का कोई एक बंदा आप मुझे खड़ा करके बताओ कि ये देश का भविष्य आगे उज्जवल। मोदी मोदी है, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है सर, बहुत बड़ा काम करके रखा है उन्होंने अपने देशवासियों के लिए, और आगे भी उनको बहुत कुछ करना है, इसके लिए मोदी आगे। इलेक्शन में आगे तो भाजपा ही चल रही है, लेकिन मैं अयोध्या का ही रहने वाला हूँ। हाँ, आगे तो हमारे भगवान श्री राम है। वो तो है हमेशा, लेकिन पॉलिटिक्स में इस इलेक्शन में कौन है? इस समय तो योगी मोदी चल रहे हैं इस समय। पूरे भारत में बीजेपी का ही हाँ ये अभी आगे चल रहा है। रीजन है सबसे बड़ी है उनका जो मुद्दा है, आई थिंक जो मुझे लगता है वह हिंदुज़म का, हिंदुत्व को लेकर के सबसे आगे वो काम किए, सबसे बेहतर काम किए वो लेकर के। योगी है, योगी मोदी और कौन? और वो को आगे क्यों आया भाई? है स्वाभाविक सी बात है, आगे इस वजह से है क्योंकि कार्य इतने अच्छे कर रहे हैं वो। अच्छा काम करेगा वही आगे जाएगा। कहाँ अयोध्या था और कहाँ आ गया अयोध्या आज, इस वजह से तो। आप वोट देंगे? मेरी उम्र वोट देने की नहीं हूं, पर मेरा परिवार जरूर वोट देगा। मैं इस बार जरूर वोट दूंगा। तो आपने वे आवाज़ें सुनी होंगी और उनकी भावनाओं से, उनकी भक्ति से प्रभावित न होना असंभव है। खासकर राम मंदिर के अंदर ऊर्जा और भावनाओं का स्तर वाकई असाधारण है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था अजय, एक चीज़ जिसने मुझे दुखी किया वो ये कि मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे में ही इतनी गरीबी थी, घर बदहाल थे, उन्हें कोई मदद नहीं मिली वगैरह। आप उस मंदिर में जा रहे हो जहाँ लोगों ने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, वो पैसा उनके आसपास के घरों पर क्यों नहीं खर्च कर सकते थे? इतनी गरीबी है मंदिर के 1, 2, 3 किलोमीटर के दायरे में भी, और ये वाकई एक दुखद दृश्य था। सैड साइट। अगल बगल आप जब अयोध्या में जाएंगे तो अयोध्या अगल बगल बहुत गरीबी दिखेगी। आपको दिखेगा कि वहाँ के लोगों के लिए कोई मंदिर तो बना, लेकिन उस तरीके का उनके लिए कोई रोजगार या ऐसी कोई चीज़ नहीं आई जिसकी वजह से उनका लिविंग स्टैंडर्ड अप हो या बढ़े। मानना ये है कि सरकार ये कहती है कि जब मंदिर बनेगा, टूरिज़्म आएगा तो उनका अपने आप अपलिफ्टिंग होगा, लेकिन वो अपलिफ्टिंग कब होगा, किस तरीके का वो रोज़गार होगा, क्या वो अपने हर घरों में गेस्ट हाउस बनाएंगे, किस तरीके से चीज़ें करेंगे, इस पे लेकर बहुत डिबेट है। और अगल बगल का जो इलाका है ना वो बहुत उनके लिए कोई रोड मैप नहीं है कि उनकी पॉवर्टी कैसे कम हो, उनकी गरीबी कैसे कम हो। मंदिर एक मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है, उससे लोगों का एक जुड़ा हुआ उससे फ़ायदा है, वो चीज़ उन्होंने वहाँ पर की है जो दिखती है वहाँ पर। हम योगी आदित्यनाथ की रैली में भी गए थे, सुनो तो उन्होंने क्या कहा। What he has to say. अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, अब तो बारी आप ही की है। अब विकास के लिए आपको कहीं कोई तरसाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तो आगरा में भी आपका अपना एयरपोर्ट बन रहा है। आगरा भी गंगा जल का सेवन कर रहा है और हर घर नल की योजना भी लागू हो रही है। बहनों और भाइयों, मुझे बताइए, आपने रामनवमी के दिन देखा होगा भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ था, देखा ना? देखा ना? देखो, एक तरफ कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाजवादी पार्टी थी। राम जन्मभूमि के लिए हमसे कहते थे क्या प्रमाण है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, ये लोग बोलते थे। और इन दलों ने तब ये भी कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। बहनों और भाइयों, वो तो मोदी जी का प्रताप है,
इनका झूठ फेल हो गया और मोदी जी के कारण 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में रामलला का फिर से प्रकटीकरण हो गया है। लोग जो बातें कर रहे थे उनमें से एक कारक थे दो बड़े व्यक्तित्व, मोदी और योगी। इनके बीच की केमिस्ट्री क्या है, इस पर बहुत सारी थ्योरीज थी। अजय, आपने मोदी और योगी के रिश्ते के बारे में क्या सुना है? रिलेशनशिप तो योगी एंड मोदी का बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब बनारस जाते हैं तो एक सिंगल फोटो, हमेशा सिंगल फ्रेम की फ़ोटो मोदी की होती है, लेकिन उनके कंधे पर, योगी के कंधे पर हाथ रख कर के फ़ोटो रिलीज की जाती है। दिखाया जाता है कि योगी और मोदी में बाइंडिंग बहुत है। और एक र्यूमर है कि अगर मोदी बहुत ज़्यादा सीट लेके आते हैं, 300 से ज़्यादा सीट लेके आते हैं, तो योगी यूपी के चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, उन्हें हटा दिया जाएगा। इसको लेकर के राजपूतों में बहुत ज़्यादा वो था। उन्होंने बल्कि एक बड़ी पंचायत भी की थी। उस पंचायत में उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया था कि उनको हटा दिया जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फर्स्ट पेज के इलेक्शन में देखने को मिला था। और वो ये कह रहे थे कि इस वजह से हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। योगी को इतने तवज्जो नहीं दे रहे हैं मोदी जी आजकल। जो है ये भी खतरा लग रहा है हमको, जो कहीं ऐसा ना हो कि अमित शाह जी का इसमें गुजरात का वो चल रहा है और ऐसा नहीं हो कि चक्कर पड़ जाए जो वास्तव में कि उनको योगी जी को हमारी को हटा दें। भाई हटाने में तो बहुत बड़ा विद्रोह हो जाएगा, जो मान के चलो आप। ठाकुर इतनी लॉबी नाराज हो जाएगी। आप देख रहे हो राजस्थान में पंचायत हो गई है, हमारे गुजरात में पंचायत हो गई है, बहुत बड़ी पंचायत हो गई, जो कि हम लोग ठाकुरों की बहुत बड़ी बिरादरी आप देख रहे हो, चारों तरफ घूम रहे होंगे आप लोगों में। और हमारे फतेहपुर सीकरी में तो इतना विरोध है, इतना विरोध है। हमारे यहाँ विधायक हमारे रायवा ग्राम पंचायत से ही बनता है। सबसे बड़ी ग्राम पंचायत फतेहपुर सीकरी की रायवा है। मोदी जी अमित शाह का थोड़ा फेवर कर रहे हैं और अगर 2.5 या 3 साल में अगर कोई मोदी जी की उम्र पूरी हो जाएगी, वो कार्यकाल होता है 60-65 साल का, मोदी जी पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद में नेक्स्ट अमित शाह ही हैं, योगी जी नहीं है। इस चीज़ का भी हमें डर है। मेन कारण मतलब ये है, हमें आंख उनको बीजेपी को दिखाना है कि जनता क्या से क्या कर सकती है, इनको तख्त पे भी उतार सकती है, तख्त से नीचे भी उतार सकती है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि योगी जी के देखो, जैसे अखिलेश यादव के साथ में यादव लोगों ने आज तक एक सिंगल यादव उनसे दूर नहीं हुआ। 15 साल से हो गए। मायावती से एक आदमी दूर नहीं हुआ। और हमारे तो बाबा की सरकार चल रही है, हम उससे अलग कैसे हो सकते हैं? योगी जी बनने चाहिए प्रधानमंत्री है। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। योगी जी को इसलिए अमित शाह नहीं, अमित शाह देखो तो अपनी चॉइस है। योगी जी ज्यादा अच्छे लगे हमें तो। जब जनता योगी जी को चाहेगी तो पार्टी को अपने आप तय करना पड़ेगा। कहीं भी चले जाइए, अगर नेक्स्ट पीएम के रूप में देखना चाहते हैं तो योगी जी को देखना चाहते हैं। जनता आवाज उठाती है, जैसे मोदी के लिए आवाज उठाई, ऐसे योगी जी उठाएगी। जनता अपने आप खींच के लाएगी और फिर पार्टी भी मानेगी। हम लोग छोटे से लोग हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन किसी में इतनी दम नहीं है कि योगी जी को हटा। योगी जी की अपनी पहचान है, अपनी दम पर है। और सबके ऐसा नहीं है कि मोदी जी का सबका सहयोग नहीं, लेकिन भाजपा की भी योगी जी को साथ लेकर के चलने की मजबूरी है। ठाकुर योगी आदित्यनाथ जी जो क्षत्रिय राजपूत हैं और उन्होंने खुद कहा है कि मुझे बड़ा गर्व है कि मैंने क्षत्रियों में जन्म लिया है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारे क्षत्रिय लोग हैं, वो सारे योगी महाराज के नाम पर वोट कर रहे हैं। और उन्होंने भगवान श्री राम का जो मंदिर बनाया है, हमारे राजपूत भाई 500 साल से इन्होंने पगड़ी नहीं पहनी, जूती नहीं पहनी, वो हमारा स्वाभिमान तो योगी महाराज से। हम बीजेपी के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक से मिले और उनसे ये सारे विषयों पर सवाल किए। उनका कहना ये था, हम लोगों से सड़क पर वोटरों से बात कर रहे हैं, उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ राजपूत ही चुनावों को लेकर थोड़े चिंतित हैं कि कैसे योगी हट सकते हैं। नो, ऐसी कोई स्थिति नहीं है और इस प्रकार की विपक्ष अफवाहें फैला रहा है, सब कुछ सामान्य है। अच्छा, क्या ये सब अफवाह है? पूरा रूमर है और ये विपक्ष ने किया है और इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन एक बात है कि शिवराज चौहान won the election and he was asked to step down। ये नेतृत्व हमेशा हम लोगों का दायित्व परिवर्तन होता रहता। पहले मैं एमपी था, वी आर इन 2004 एमपी एंड आफ्टर देन राज्यसभा एंड नाउ आई एम एमएलए। तो ये तो मोदी बड़ी ताकत है या योगी? योगी या मोदी? मोदी पूरे दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मोदी जी हैं और मोदी जी की वजह से पूरे भारत की छवि दुनिया में आगे बढ़ी है। और जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंची है। लोगों का भरोसा मोदी जी के प्रति, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में। तो मेजर प्रॉब्लम क्या है, हमारे गरीब आदमी क्या सोचता है, उसको भोजन और रहने की दिक्कत खत्म हो।
तो उसको भोजन भी मिल रहा है, मकान भी मिला है, गैस कनेक्शन भी मिला है, बिजली का कनेक्शन भी फ्री में मिला है, 5 लाख तक की निःशुल्क इलाज की गारंटी है। और इसको विस्तार देते हुए मोदी जी ने 70 वर्ष तक के जितने बुजुर्ग हैं सबको इसमें समाहित कर लिया है, जो आयुष्मान भारत की गारंटी है। क्या अयोध्या पुलवामा की तरह चुनावी मुद्दा है राजनीतिक रूप से? पॉलिटिकल इशू अयोध्या क्या है कि वो अयोध्या दूसरा सब्जेक्ट है। अयोध्या हमारी आस्था का स्थल है। अयोध्या में पूरे दुनिया के लोग नतमस्तक होकर के जाते हैं और राम मंदिर बनने के बाद से पूरे भारत का परिदृश्य बदल गया है। लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, मोदी जी ने जो कहा वो किया। हमारे मैनिफेस्टो में प्रारंभ से संकल्प पत्र में रहता था, जब से बीजेपी का गठन हुआ, कि हम राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे, समान नागरिक संहिता पे हमने धीरे धीरे सभी अपने संकल्प पत्र की वादों को पूरा। आपके राज्य में लगभग 20% मुसलमान हैं और आपने एक भी टिकट नहीं दिया। मैंने यह सवाल 2009 में राजनाथ सिंह जी से पूछा था, पर आज भी वही हाल है। नहीं, ऐसा है कि मैं बताता हूँ, जब हम लोकतंत्र में चुनावों में जाते हैं तो हम जीत के मापदंड तय करते हैं। तो जो जीत सकते हैं हम उन्हें हमारे उम्मीदवार बनाते हैं, भले ही वे अपराधी क्यों ना हो। नहीं, क्रिमिनल को नहीं। आप भारतीय जनता पार्टी को आप देख सकते हैं, हमने शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ राजनीति का एक आयाम तय किया है और इसमें आम जनता का पार्टिसिपेशन है। कोई क्रिमिनल हमारी पार्टी में नहीं है। बट एक चीज बताइए, बीजेपी इतनी स्ट्रांग है यूपी में, आपका डबल सरकार चल रहा है, तो आपको ये एलाइज क्यों लेने थे? जैसे आरएलडी है वो आपके साथ मैं नहीं आपको थी। बताता हूं। देखिए, जब हम बड़ी सोच की तरफ चलते हैं, जब हमारी थॉट बड़ी होती है, मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प है, तो उससे जुड़ने के लिए बड़ी संख्या में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं और लोगों का मानना है कि मोदी जी भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाने में सक्षम है, ले जा रहे हैं। आप सोचिए, पहली सरकार है मोदी जी की जो अपनी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए घर घर हमने मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी भेजने का काम किया। इस चुनाव में सच बताओ, तुम्हारा मुख्य विरोधी कौन है? अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी? विपक्ष का नेता कौन है? सिर्फ एक नाम बताओ। ये लोग लड़ ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, माफियागर्दी, लुच्चे, लफंगे, प्लाट मकान, दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू लूटना, जनता ने इनकी गुंडई से ऊब करके इनको हाशिए पर कर दिया है। कांग्रेस पार्टी जीरो हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को लोग भूले नहीं है। यूपीए 1 और 2 में जिस ढंग से भ्रष्टाचार के दलदल में लोग डूबे थे, भूले नहीं है। और धरातल पर विपक्ष मुक्त यूपी, मैं कह सकता हूं कि लोगों ने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से ठुकरा दिया है। फिर मुस्लिम मतों का क्या? मुस्लिम आबादी लगभग 17.7% है, जो काफ़ी ज़्यादा है। देश के टॉप 5 राज्यों में से एक है। तो उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुस्लिम वास्तव में केवल 2 इलाकों में हैं, उत्तर पश्चिम और पश्चिम में, जहां उनके मत लगभग 32% हैं। और इस क्षेत्र में जहां मुस्लिम मत वास्तव में पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी मुस्लिम मत है, बीजेपी के लिए एक भाग्यशाली है, फ़ायदेमंद है, और वह ये है कि मुस्लिम मत बंटा हुआ है। अगर आप गैर बीजेपी मुस्लिम मतों को देखें, जो कि ज़्यादातर मुस्लिम मत हैं, वो 60% समाजवादी पार्टी को और 40% अन्य पार्टियों को जाता है। ये 60-40 का बंटवारा है। तो मुस्लिम मत विभाजित है। और इससे भी ज़्यादा दोराब हमने जो पाया है वह ये है कि जहां मुस्लिम संख्या में काफ़ी मजबूत हैं, उस क्षेत्र में हिंदू एकजुटता देखने को मिलती है ना? हाँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जब मुस्लिम वोट 30% से ज़्यादा हो जाता है तो हिंदू एकजुट हो जाते हैं। और अक्सर देखा गया है कि एक ही सीट पर एक से ज़्यादा मुस्लिम खड़े होते हैं। इसीलिए एक ओर मुस्लिम वोट बंटता है और दूसरी ओर हिंदू एकजुट होता है। इसीलिए बीजेपी मुस्लिम बहुल सीटों पर इतनी बुरा नहीं करती है, वास्तव में अच्छा करती है। तो अजय, क्या इस बार मुस्लिम वोट फिर से बंटेगा या ज़्यादातर एसपी कांग्रेस के पीछे जाएगा या बेबी एसपी को जाएगा? ज़मीनी स्तर पर क्या माहौल है? फीलिंग ऑन द ग्राउंड। पहले चरण के चुनाव में जो देखने को मिला कि जहां जहां मायावती ने ये देखा था कि जहां जो एसपी और कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट थे, जो जहां उन्होंने मुस्लिम वोट उतारा, कैंडिडेट दिया था, उन जगहों पर मायावती ने भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया। और वहां पर अगर मुस्लिम कैंडिडेट बीएसपी का विनिंग होगा
तो ये सुनने में आ रहा है या देखने को मिल रहा था कि वहां पर मुस्लिम वोट जो है वो बीएसपी पे जा सकता है और इस इंडिया अलायंस को छोड़ सकता है। मुस्लिम कैंडिडेट वैसे तो देखा जाए तो वो इंडिया गठबंधन के साथ है, वो वहीं वोट करेगा, लेकिन जहां जहां अगर उसे बीएसपी का कैंडिडेट विनिंग पोजीशन दिखेगा, क्योंकि खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल के कुछ जिलों में जहां पर कि मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है, उस जगह पर अगर बीएसपी ने अपना कैंडिडेट उस तरीके का दिया होगा तो वहां पर नो डाउट कि बीएसपी की तरफ जा सकता है और बीएसपी वहां सीट निकाल भी सकता है। हाँ, अक्सर लोग विजेता को वोट देना चाहते हैं, पर सभी की राय अलग अलग होती है, अंत में मत बंट जाते हैं। तो जैसा अजय ने बताया, शायद स्थिति अभी भी वैसी ही है। मुस्लिम मत अभी भी बंट सकते हैं, शायद 60-40 नहीं 80-20 हो, पर कोई भी बंटवारा बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएगा। आखिरी नज़र डालते हैं और अब हम समापन की ओर हैं। मतदान प्रतिशत पर गौर करें। याद है हमने कहा था कि मतदान प्रतिशत में कमी बीजेपी को मदद करती है। आगे देखते हुए अगर आप इतिहास में कम मतदान वाले क्षेत्रों को देखें तो वह उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में है, जो काफ़ी गरीब है, और आप गुज़रते समय साफ देख सकते हैं यह दुखद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना में बहुत गरीब है और स्पष्ट है कि वहाँ से बहुत पलायन होता है। दोराब, क्या अब समय नहीं आ गया है कि प्रवासी जहाँ भी हों वहाँ से वोट दे सकें? मुझे लगता है हम ये बात कम से कम 10 साल से कर रहे हैं कि अगर आप न्यूयॉर्क में रह रहे एनआरआई को वोट देने की इजाज़त दे रहे हैं तो फिर नासिक या सूरत में रह रहे प्रवासियों को भी वोट देने की सुविधा देनी चाहिए। पर मेरा मानना है कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और आधार कार्ड के बावजूद यह सरल नहीं है, पर यह बड़े शहरों में जहां यूपी और बिहार के प्रवासी रहते हैं यह बहुत संभव है और उन्हें यह करना चाहिए। तो दोरा, बस हमें यह बताओ कि इस चुनाव में हमें किन बड़े नेताओं, प्रभावशाली व्यक्तित्वों, कुछ मुख्य चेहरों पर नज़र रखनी चाहिए? आपको पता है यूपी में 80 सीटें हैं, बीजेपी के पास उनमें से लगभग 60 हैं, ये 300 में से हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी से हैं, कैबिनेट में नंबर 2 या 3 राजनाथ सिंह जी लखनऊ से हैं, स्मृति ईरानी अमेठी से, अभिनेत्री हेमा मालिनी मथुरा से, अरुण गोविल जिन्होंने भगवान राम का रोल निभाया मेरठ से हैं, जितिन प्रसाद पूर्व कांग्रेस नेता पीलीभीत से हैं, अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर खीरी से हैं और फिर महाराष्ट्र से आयातित कृपा शंकर सिंह जौनपुर से हैं। कृपा शंकर सिंह एक महिला श्रीकला के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं जो तेलंगाना से हैं। तो महाराष्ट्र तेलंगाना की लड़ाई यूपी में हो रही है। फिर समाजवादी पार्टी है। एसपी में तो खूब परिवारवाद है। अफजल अंसारी गाजीपुर पर, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव और अक्षय यादव अखिलेश यादव से किसी न किसी तरह से जुड़े हैं। फिर हैं कांग्रेस, अजय राय जो पिछले 2 चुनावों से यह तीसरा चुनाव है मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और इमरान मसूद सहारनपुर में है। फिर बेशक मोदी जी के सहयोगी अपना दल, अनुप्रिया पटेल, सोनेलाल पटेल की बेटी और अरविंद राजभर हैं। और फिर अंत में जयंत चौधरी का पूरा पलायन, जो आरएलडी की पूरी पार्टी को एक गठबंधन से दूसरे में ले गए। यूपी में बहुत हलचल है, पार्टियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, सब कुछ बदलता है, लेकिन व्यक्तित्व बरकरार रहता है। हाँ, वो जहाँ भी जाएं अपनी पहचान बनाए रखते हैं। सही बात है। तो अजय, आखिरी बात पर नज़र डालते हैं। इस चुनाव का अनुमान क्या है, क्या देखते हैं? हम आपको 3 अनुमान देने वाले हैं। पहला, जनमत सर्वेक्षण। जनमत सर्वेक्षण क्या कह रहे हैं? 80 सीटों में से एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी? सर्वे कह रहे हैं 80 में से एनडीए को 74 सीटें मिलेंगी। अब दूसरा और शायद बेहतर अनुमान विधानसभा चुनावों से होता है। अगर पिछले 20 सालों में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के 1 साल के अंदर हुए हों तो वे अच्छे अनुमान होते हैं। अब ये विधानसभा चुनाव 2 साल पहले हुआ था तो ये बिल्कुल वैसा नहीं है, लेकिन अगर उसी के हिसाब से जाएं तो अनुमान है कि 80 में से 50 से 55 सीटें मिलेंगी। विधानसभा का अनुमान है 50 से 55। हमने पत्रकार कैफ़े में मौजूद पत्रकारों से भी पूछा कि उनका क्या ख्याल है, और सबके अलग अलग अनुमान थे। हम व्यक्तिगत रूप से नहीं जाएंगे। अनुमान था कहीं 55 से लेकर 75 के बीच, और हमने देखा कि सबने माना कि सभी का औसत 80 में से लगभग 62 है। तो 74, 50 से 55 और 62। साफ है कि सभी का मानना है कि बीजेपी और एनडीए जीतेगी, लेकिन कितने अंतर से, यही महत्वपूर्ण है। अजय,
वह कौन सा मुख्य कारक होगा जो तय करेगा कि यह 50 होगा, 60 होगा या 70? कि इलेक्शन में एक मुद्दा होता था, एक उन्माद था। 2014 का इलेक्शन वो भ्रष्टाचार पर लड़ा गया, 2019 का इलेक्शन पुलवामा और दूसरी चीज़ें थी। इसमें राम मंदिर को एक लाने की कोशिश की गई, लेकिन राम मंदिर के साथ साथ उन्हें पता था कि राम मंदिर उतना बड़ा मुद्दा शायद न बन पाए, इसलिए उन्होंने इसके साथ साथ जातियों का गठबंधन, क्योंकि उत्तर प्रदेश जातियों का गठबंधन है, इसको लेकर के बीजेपी ने बहुत होमवर्क किया है। इस बात को अखिलेश समझते थे, इसीलिए अखिलेश ने भी पीडीए को जोड़ा। उन्होंने पीडीए का पिछड़ा, दलित, आदिवासी, तो दोनों तरफ लोगों ने जातियों का गठबंधन किया है। इसमें जो फोरकास्ट निकल करके आ रहा है, एक जो अनुमान है कि 62-63 सीट जो भी उन्होंने जीता था जिस तरीके से पिछले 2019 के चुनाव में, इस बार या कुछ 1-2 सीट कम हो सकती है, क्योंकि लोगों के अंदर एक अंदेशा है उस तरीके की चीज़ों के, तो कम भी हो सकती है या उसके बराबर रह सकती है। दोहरा, आपकी क्या राय है? मैं आपसे कोई संख्या नहीं मांग रहा, पर आमतौर पर क्या लगता है? पहले आपने जो कहा उसमें कोई शक नहीं कि यूपी में एनडीए बहुत मजबूत ताकत है, चाहे वो 60 हो या 70। उन 9 या 10 सीटों को मत भूलिए जो बीजेपी या एनडीए सिट्टे ने 2019 में 5% से भी कम बहुमत से जीती थी। तो हालात बदल सकते हैं, पर यह बहुत दबदबे वाली पार्टी है, इसमें ज़रा भी संदेह नहीं। और गेंद देर से स्विंग हो सकती है, देर से स्विंग, जल्दी स्विंग, बिना स्विंग, हर तरह का स्विंग, सब मुमकिन है। बस अब बहुत हुआ। उम्मीद है आप इतने उलझे नहीं होंगे जितना हम ये सब बातें सुनकर उलझे हैं, पर यह राज्य बहुत विविधतापूर्ण है। यहाँ कुछ बेहतरीन राजनीतिक दिमाग और बेहतरीन वक्ता हैं, और हमें यहाँ मतदाताओं से बात कर बहुत आनंद आया। देखते हैं आखिर में क्या होता है, समय ही बताएगा। सब कुछ इसी पर निर्भर है। देखने के लिए धन्यवाद।